उस दिन मैं बहुत लंबी यात्रा करने के बाद सुबह 4 बजे घर पहुंचा। पहुंचते ही द्वार खटखटाया तो पत्नी निशा ने भरी नींद में आकर द्वार खोला और मेरे अंदर प्रवेश किए बिना ही पलटकर अंदर चली गई। मुझे चाय की इच्छा थी, उससे ये कहना था पर कह नहीं पाया क्योंकि वो सोने जा चुकी थी। मैंने द्वार बंद किया और अपने कमरे में आकर अपना सामान एक तरफ रख कपड़े बदलकर पलंग पर लेट गया। स्वयं से रसोई में जाकर चाय बनाने की इच्छा नहीं हुई। निशा बच्चों के साथ जाकर सो गई थी। ना उसने मुझसे कुछ पूछा और ना ही मैंने कुछ कहा। इस तरह हमारी भेंट अधिकतर होती थी, या यूँ कहे सप्ताह में 2-3 बार होती थी। मेरा काम मार्केटिंग का था, इसलिए अधिकतर मैं रात को लेट आता था। निशा भी इन सब की व्यस्त हो चुकी थी, इसलिए ऊँघी आकर दरवाज़ा खोलती थी और फिर कमरे में जाकर सो जाती थी। आखिर उसे सुबह शीघ्र भी उठना होता था। बच्चों को स्कूल भेजना, घर के काम, बाजार के काम, ऐसे बहुत से काम होते थे उसके पास। पर आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। आज माँ की याद आ रही थी, जो अभी 7 महीने पहले ही स्वर्ग सिधारी थी। जब तक माँ थी, दरवाज़ा माँ ही खोलती थी। बहू को उन्होंने कभी इसके लिए व्यथित नहीं किया। बड़ी सीधी थी मेरी माँ कुसुम, कम में भी प्रसन्न रहती थी। पर माँ की अपनी विशेषता थी। मैं जब भी लेट आता था तो वो ही उठकर दरवाज़ा खोलती थी और वो ये प्रतीक्षा नहीं करती थी कि मैं अंदर आकर दरवाज़ा स्वयं बंद करूँगा। जब तक मैं अंदर ना आ जाता, दरवाजे पर ही खड़ी रहती। मेरे अंदर आने के बाद दरवाज़ा भी वो स्वयं ही बंद करती थी और फिर ये अवश्य पूछती थी, राजीव थक गया क्या? चाय पिएगा? कभी-कभी मैं ना कह देता था, पर कभी-कभी जब हाँ कहता था तो वो बहू को आवाज़ नहीं देती, बल्कि स्वयं रसोई में जाकर मेरे लिए चाय अवश्य बनाकर लाती थी। जब तक मैं चाय पी रहा होता था, तब तक वो मेरे पास ही बैठी होती थी। कहती कुछ भी नहीं थी, बस चुपचाप बैठी होती थी। चाय पीकर मैं कप टेबल पर रखता था और अपने कमरे में आकर सो जाता था। वो भी अपने कमरे में जाकर सो जाती थी। बस ऐसे ही हमारी भेंट होती थी। पिताजी थे नहीं, माँ ने ही मेरा लालन पालन किया था। बचपन में मैं उनसे बहुत बातें करता था और वे मेरी हर बात सुनती थी। पर विवाह के बाद ये सब कम होता गया और जैसे जैसे समय बढ़ता गया, हमारी भेंट मौन होती गई। समय के अभाव में, या यूँ कहें कि विवाह के बाद अपनी पत्नी पर उनका कर्तव्य डाल मैं निश्चिंत हो चुका था, इसलिए कभी उन्हें समय नहीं दे पाया। आज भी मुझे याद है, कई बार वे मुझसे बोलती थी, पर मैं उसे हाँ और हूँ में उत्तर देता रहता था। शायद मैं उसकी बात सुनता भी नहीं था, पर फिर भी वो प्रसन्नतापूर्वक मुझसे बात करती थी। ये अलग बात है कि मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने अंतिम बार उनसे जी भर के कब बात की थी। पैसा कमाने की दौड़ में मैं उनको काफ़ी पीछे छोड़ चुका था। जब वे बीमार हुई थी तब भी मैं उनके साथ नहीं था। मैंने निशा को पैसे देकर अपने कर्तव्य उसे दे दिया था। निशा ही उनको लेकर अस्पताल दौड़ती थी। वो कई बार कहती भी थी कि कुछ देर माँ के साथ तो बिता लो, पर मुझे तो पैसा कमाना होता था, क्योंकि मुझे मार्केट संभालना होता था। आखिर जीवित रहने के लिए उपार्जन भी आवश्यक है। परिवार को पालने के लिए पैसा ही तो चाहिए। बस यही मेरी सोच रही। जब वे अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी, उस दिन भी मैं उनके पास नहीं था। मैं किसी ज़रूरी मीटिंग में गया हुआ था। निशा ने वीडियो कॉल भी लगाया। शायद वह मुझसे बात करना चाहती थी, मुझे देखना चाहती थी, पर मैंने कॉल रिसीव ही नहीं किया। क्या करता, मीटिंग में जो था। मेरी भी अपनी व्यवस्था थी। आखिर पैसा और पदोन्नति भी बहुत आवश्यक है। पर आज मैं ये सब क्यों याद कर रहा हूँ?
अचानक माँ कैसे याद आ रही थी। आज इतने दिनों बाद मैंने ट्रेन से यात्रा की थी, नहीं तो मैं बस से या कंपनी की कार से ही यात्रा करता हूँ। हालांकि मेरा रिजर्वेशन था, पर आज मीटिंग इतनी लंबी हो गई कि काफ़ी समय लग गया। मैं दौड़ा दौड़ा फिर भी बस स्टैंड पर तक पहुँचा, लेकिन तब तक बस रवाना हो चुकी थी। सोचा कोई दूसरी बस मिल जाएगी, पर दुर्भाग्यवश वो नहीं मिली। तब किसी ने कहा, कुछ देर बाद रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना होने वाली है, जो आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देगी। बस फिर क्या था, मैंने ऑटो पकड़ा और सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचकर टिकट लिया। अब रिजर्वेशन तो कहाँ से हो, सो मैंने जनरल में टिकट लिया और धक्का मुक्की के बीच ट्रेन में पहुंच गया। पर सबसे बड़ी जीत मेरी तब हुई जब मुझे खिड़की के पास वाली सीट मिल गई। खिड़की के पास वाली सीट पर बैठकर मैं अपने आप को बड़ा विजेता समझ रहा था। यहाँ तक कि सीट वाली पास वाली फर्श को मैंने अपना सामान रखकर अपने कब्जे में कर लिया, ताकि आराम से बैठ सकूं। ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी, इसलिए उधर ना देखकर मैं खिड़की के बाहर स्टेशन के नज़ारे देखने लगा। तभी अचानक ट्रेन में से ही आवाज़ आने लगी, अरे उधर कहाँ जा रही है, अपने बेटे को संभाल, दिख नहीं रहा तुझे, भीड़ है यहाँ। पता नहीं कैसे कैसे लोग ट्रेन में सफ़र करने के लिए चढ़ जाते हैं। अरे ऐसे बेटे को तो घर पर रखती, कहाँ लेकर घूम रही है, दिख नहीं रहा है क्या तुझे, हम खड़े हुए हैं, स्वयं के लिए जगह नहीं है, तुझे कहाँ से दे। नहीं नहीं, मेरे बच्चों के पास बैठाने की आवश्यकता नहीं है, अपने इस बेटे को, इसका क्या भरोसा, मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा दे तो। मैं भी ये जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। तभी भीड़ को चीरती हुई एक 40-45 साल की औरत अपने 13-14 साल के बेटे को गोद में उठाए वहीं आ धमकी। देखने में निम्न मध्यम वर्ग की लग रही थी। सस्ती सी कॉटन की साड़ी पहन रखी थी, सिर पर पल्लू ले रखा था। वहीं वो 13-14 साल का किशोर लड़का, जो अपनी पूरी हाइट ले चुका था, मंदबुद्धि प्रतीत हो रहा था। मैंने उस समय माँ से बात कर ली होती, भला 2 मिनट में मेरा क्या नुकसान हो जाता। मेरी पत्नी तो एक अच्छी बहू बन गई, पर मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया। सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह उठा तो देखा निशा रसोई में थी। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो चुके थे। जाते हुए वो अपनी मम्मी को बाय करके बाहर जाने लगे। तभी मैंने उन दोनों से कहा, मैं भी तो खड़ा हूँ, मुझे बाय क्यों नहीं किया। दोनों बच्चे ठिठक कर खड़े रह गए। उन्हें लगा कि मैं उन्हें डांटूंगा, पर मैं उनके पास आया और उन्हें गले से लगाते हुए बोला, चलो आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आता हूँ अपनी कार से। दोनों आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, पर प्रसन्न थे। ये उनके लिए सुखद था और निशा के लिए भी। पर मुझे अब समझ में आ गया था कि पैसों के साथ परिवार भी आवश्यक है। माँ का प्रेम और त्याग अनमोल होता है। एक माँ अपने बच्चों के लिए हर कठिनाई सहती है, लेकिन बच्चे अक्सर अपनी व्यवस्था में उन्हें अनदेखा कर देते हैं। हमें अपने माता पिता की अहमियत उनके जीवन में रहते हुए समझनी